रामविलास पासवान जी ने जो राह दिखाया है उससे पार्टी भटकी नहीं है। हमको पूर्ण यकीन है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पूरा सम्मान बीजेपी रखेगी। राजद कहती है कि सम्मान तो यह भी मिला कि दिल्ली वाला घर ऐसे खाली कराया, तस्वीरें रोड पर लाकर फेंक दिया। नहीं, देखिए अभी तो हमारा पार्टी दफ्तर भी खाली कराया गया है, इसमें नहीं है। जो जिस पर है हमारे पास नहीं है, अभी सांसद विधायक हमारे पास नहीं है। तो आज देखिए हमारे नेता बोलते हैं कि दिन है तो रात भी होगा, रात है तो सुबह भी होगा। आज हमारे पास सांसद विधायक नहीं है। तो बार बार बीजेपी के पछलग्गू बनने का क्या मतलब है? क्या पारस जी के पास कोई राजनीतिक विकल्प अब नहीं बचा है? पार्टी के लिए एक परसेप्शन बना, उस परसेप्शन के शिकार पशुपति कुमार पारस जी हुए। आप मानते हैं कि चिराग के सामने धराशायी हो गए? नहीं, धराशायी ये शब्द आपके हो सकते हैं। जिस समय हमको अपने 5 सांसदों को घर बैठाना पड़ा, उस समय देश हित में हम लोग बैठ गए। नहीं तो लड़ने के लिए तो कहां नहीं आदमी लड़ सकता है। आने वाले समय में कार्य समिति की बैठक जो आपके कुमार पारस जी बुला रहे हैं, सांसदों को घर बैठाने की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कितने नेता आपके पास अभी बचे हुए हैं? जो मंत्रालय को हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आज उसको चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक समय वो भी संघर्ष किए, उनका भी बंगला खाली हुआ, आज हमारा बंगला खाली हुआ है। तो ये दोनों आपके लोगों की लड़ाई में हो जाता है। नहीं, आगे भी हमको मिलेगा ऐसा अवसर, हमारे भी विधायक सांसद होंगे। तो नहीं लगता क्योंकि पशुपति पारस जी का उम्र भी अब काफी हो चुका है, देखिए मैच्योर नेता है, जो बात बोलते हैं वो उसके कई लंबी राजनीति उनके साथ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है थोड़ा। नहीं, पूरे तन मन धन के साथ है जी, पारस जी के साथ जी। अभी है कि आगे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी कुछ है? कल चिराग पासवान जी की तरफ से ऑफर मिलेगा तो जाएंगे या फिर नहीं? ऑफर देखिए, ऑफर तो आते रहता है। अच्छा, अभी भी आपको ऑफर? मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑफर आया था, चिराग पासवान जी आया था, बिल्कुल। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिनों संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भाषण दे रहे थे, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, अंबेडकर। यह बयान इस तरह से सोशल मीडिया पर भूचाल मचा रहा है कि बिहार की राजनीति में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। यहां तक कि प्रदर्शन भी पटना की सड़कों पर देखने को मिला। क्या राजद, क्या कांग्रेस, सबने इसका विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पागल तक करार दे दिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में हमेशा चर्चा होते रहती है, पारस जी गठबंधन में है या नहीं है। आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा फैसला उनके तरफ से लिया जाएगा? पार्टी के प्रवक्ता रालोजपा के चंदन सिंह हमारे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले तो अमित शाह का बयान और बिहार की सियासत में भूचाल, किसके पक्ष में है आप? नहीं, देखिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो बयान था, जब पूरा सदन का उनका बयान आप देखिएगा तो बहुत सही उन्होंने कहा है। लेकिन कांग्रेस की जो मंशा रहती है कि एडिट करके और एक खास पोर्शन को इस तरीके से प्रचारित कर दिए कि जनता में भ्रम फैल जाए। जैसे हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में देखे, खटाखट और संविधान की कॉपी लेकर हर जगह की अब की बार 400 पार अगर हुआ तो ये लोग संविधान बदल देंगे। उसका एक असर भी पड़ा चुनाव पर। लेकिन इस बार जो था कि एक नैरेटिव को सेट किया जा रहा था कि देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह करते हैं, बीजेपी करती है, आरएसएस करती है। तो इस तरीके का जो मंतव्य कांग्रेस का था, उसके खिलाफ देश भर में जितने भी एनडीए समर्थक हैं वह सभी जानते हैं कि इसका जो है पटापेच करना जरूरी है। क्योंकि इनकी मंशा देखिए, आदरणीय अमित शाह जी ने जो सदन में कहा कि नेहरू जी की कैबिनेट से बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों इस्तीफा देकर निकले, कौन से कारण थे, विदेश नीति थी और दलितों के प्रति जो सोच थी, इसके कारण वो बाहर निकले। चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस ने उनको क्यों साजिशन चुनाव हरवाया। और यहां तक कि 70 साल के शासन काल में कांग्रेस उनका एक तैलचित्र भी सदन के अंदर नहीं लगवा पाई। बीपी सिंह के समय में सेंट्रल हॉल में वो तस्वीर लगी। तो लगातार इनका जो 70 साल में आप देखिएगा कि दलितों को जितना कांग्रेस ठगने का काम की है उतना कोई भी आज तक नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में बाबा साहेब का आप देखिए मऊ में जो जन्मस्थली है उसका किस तरीके से जीर्णोद्धार किया गया, विकास किया गया। और जितने भी उनके
वैसे जगह थे जहां से बाबा साहब का कोई अटैचमेंट था, उस सबको विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वैसे प्रधानमंत्री को और वैसे गृह मंत्री को कांग्रेस कहती है कि दलित विरोधी है। तो ये जो मानसिकता राहुल गांधी की है, उसके बाद तो आप देखिए कि इस तरीके से चिढ़ी हुई है कि सदन में प्रोटेस्ट के दौरान किस तरीके से दो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरा दिया गया, सर फोड़ दिया गया या फूट गया। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि क्या होता है। तो कांग्रेस की मानसिकता हम लोग समझ सकते हैं। और आज के जो देश का नौजवान है, देखिए आपके और हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश हित की आती है राजमोहन जी, तो हम लोग दोनों एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह ने वो बोला अंबेडकर, अगर इतना नाम किसी भगवान का ले लिया होता तो कहीं और होते, नहीं लगता? नहीं देखिए वो क्यों, जब आप दलितों की स्थिति को सुधारने के विषय में आप नहीं सोचते हैं, आप एक वोट बैंक की राजनीति को करते हैं। उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि आप सिर्फ नाम जपते हैं। जब आप सत्ता में थे और था कि आप कुछ बदल सकते थे, उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखिए प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके पहुंचती हैं। देश का क्या विदेश नीति कहता है, हम लोग इजराइल के साथ खड़े हैं और आप विपक्ष में हैं, आपका मत अलग है, लेकिन आपको तो साथ में खड़े होना चाहिए था। आपने क्या संदेश दिया? तो बराबर जो देश विरोधी ताकत है उसके साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। देश के अंदर में मोहब्बत की दुकान, और जब देश से बाहर जाएंगे तो विदेशी ताकतों को बोलेंगे कि देश के अंदर में देखिए लोकतंत्र नहीं है, हस्तक्षेप कीजिए। चंदन सिंह बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। अभी एनडीए की बैठक हुई नीतीश कुमार जी के आवास पर, वहां आप लोगों को नहीं बुलाया गया। आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं और चंदन सिंह बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। क्या पार्टी में अब कुछ इधर उधर हो गया है? नहीं देखिए राजमोहन जी, एक बड़े परिदृश्य में इसको देखने की जरूरत है। इसकी यशस्वी गृह मंत्री जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से स्पष्ट कहा है, साथ में प्रिंस राज पासवान जी भी थे, कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में आपके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का लगातार बयान आता है, हम एनडीए के हिस्सा हैं। हम इसलिए नहीं है कि आप हमको निमंत्रण देंगे किसी बैठक में तब हम आपका समर्थन करेंगे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते रहे, और वो जो पथ दिखाए हैं उस पर पशुपति कुमार पारस जी, पार्टी के राष्ट्रीय उस पर पशुपति कुमार पारस जी चलने का काम किया। और जब गठबंधन ने तय कर दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो एक देश हित में व्यक्तिगत स्वार्थ को हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने साइड में रखकर और गठबंधन के लिए काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव हो बनारस में या आदरणीय गृह मंत्री जी का कोई कार्यक्रम हो, पशुपति कुमार पारस जी हर जगह उपलब्ध रहे। तो हमारे बारे में सोचने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। अब जहां तक आप एक व्यक्ति विशेष के बयान की बात कर रहे हैं, तो मैं तो राजमोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक भी बयान पशुपति कुमार पारस जी का दिखाइए जहां वो गठबंधन से इतर हो। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का बयान है, वही पार्टी के प्रवक्ता के नाते मेरा बयान है। अच्छा, आपकी पार्टी दलितों के हित की बात करती है, दलितों का ज्यादा समर्थन के भी दावे आपके तरफ से किए जाते हैं। बात दलितों की हो रही है, बात अंबेडकर की हो रही है, उनके अपमान की हो रही है, और ऐसे में पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जो बड़े नेता अमित शाह उनके बयान का विरोध कर रहा है और पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है वो समर्थन कर रहा है। तो लग रहा है कि पार्टी दो धड़ों में फिर बट रही है क्या? अभी मैंने आपसे कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हमारे जो स्वर्गीय संस्थापक और पार्टी के जो जन्मदाता थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, पद्म भूषण से सम्मानित किसने किया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को इसी सरकार ने किया है ना। और जो उनके देहांत के बाद जो उनको सम्मान दिया गया, वो आज तक किसी को मिला है क्या बिहार में? जो उनके पार्थिव शरीर को जो वहां सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा और जो व्यवस्था उन्होंने की, बिल्कुल वो सम्मान, तो जो सम्मान जो देखिए रामविलास पासवान जी ने जो राह दिखाया है, उससे पार्टी भटकी नहीं है। हमको पूर्ण यकीन है कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का पूरा सम्मान बीजेपी
रखेगी। राजद कहती है कि सम्मान तो यह भी मिला कि दिल्ली वाला घर ऐसे खाली कराया, तस्वीरें रोड पर लाकर फेंक दिया। नहीं देखिए, अभी तो हमारा पार्टी दफ्तर भी खाली कराया गया है, इसमें नहीं है। जो जिस पर है हमारे पास नहीं है, अभी सांसद विधायक हमारे पास नहीं है। तो आज देखिए, हमारे नेता बोलते हैं कि दिन है तो रात भी होगा, रात है तो सुबह भी होगा। आज हमारे पास सांसद विधायक नहीं है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, गठबंधन जो तय करेगा उसमें फिर हम लोग का भी सांसद और विधायक और सब होगा। तो सवाल वही है ना कि पारस जी को बीजेपी कुछ देने को तैयार नहीं है। उपचुनाव में एक सीट मांगा तो नेता कोई अपने पास लेकर चले आए जिसके लिए मांगा, कहीं कुछ पूछ नहीं। जो आवास था, जो आपका कार्यालय था, वो भी खाली करा लिया। तो बार बार बीजेपी के पछलग्गू बनने का क्या मतलब है? क्या पारस जी के पास कोई राजनीतिक विकल्प अब नहीं बचा है? क्या राजद भी उनको अपना साथ लेना नहीं चाहती है? क्या अब अकेले होने के डर से वो जानबूझकर पूछ पकड़ की राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से पशुपति कुमार पारस जी का विचारधारा बिल्कुल अलग है, सवाल ही नहीं है अच्छा जाने का। अगर जाना होता तो लोकसभा चुनाव के समय राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन में वो जा सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी में उनको पूर्ण यकीन है, आदरणीय गृह मंत्री जी में उनको पूर्ण यकीन है। और समय आएगा, एक परसेप्शन बना पार्टी के लिए, एक परसेप्शन बना, उस परसेप्शन के शिकार पशुपति कुमार पारस जी हुए। आप मानते हैं कि चिराग के सामने धराशायी हो गए? नहीं, धराशायी ये शब्द आपके हो सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी मुलाकात किए और हमारे नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मुलाकात देश के यशस्वी गृह मंत्री जी से हुआ, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद क्या राजमोहन जी कभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान है कि हम इस गठबंधन के हिस्सा नहीं है? तो आज भी गठबंधन के हिस्सा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा विकल्प खुला है। नहीं, विकल्प तो राजनीति में बराबर खुले रहते हैं। दरवाजा क्या, खिड़की भी खुला रहता है। और आप 4 पैर वाले को बांध सकते हैं, 2 पैर वाले को थोड़े बांध सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ बात विचारधारा का है, हम लोग राष्ट्र समर्पित लोग हैं, हम लोग देश के लिए सोचते हैं। जिस समय हमको अपने 5 सांसदों को घर बैठाना पड़ा, उस समय देश हित में हम लोग बैठ गए। नहीं तो लड़ने के लिए तो कहाँ नहीं आदमी लड़ सकता है। आने वाले समय में कार्य समिति की बैठक जो आपके कुमार पारस जी बुला रहे हैं, सांसदों को घर बैठाने की आप बात कर रहे हैं, उनमें से कितने नेता आपके पास अभी बचे हुए हैं? नहीं देखिए, अब तो बीना देवी जी चली गई चिराग के पास, महबूब अली कैसर साहब चले गए राजद में, अब एक चंदन सिंह जी बचे हुए हैं। नहीं देखिए, चंदन सिंह जी तो हमारे पार्टी के एक वही बचे हुए हैं, और कोई तो बचा नहीं है आपके और पास। हमारे पारस जी हैं, प्रिंस जी हैं, सबको हम लोग गांव की तरफ चल रहे हैं और लगातार पार्टी संघर्षरत है। और हमको पता है कि इस समय हमको संघर्ष करना पड़ेगा। 2025 में एक मजबूत विकल्प बनकर हम लोग को सामने आना पड़ेगा। तो आने वाले समय में तय होगा। देखिए, आपसी गठबंधन में जब आप हैं और जब देश के उस गठबंधन में चिराग भी नहीं, ठीक है, चिराग पासवान है तो चिराग पासवान भी संघर्ष में रहे हैं और संघर्ष में रहे और तब के आए हैं। जो मंत्रालय को हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आज उसको चिराग पासवान जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक समय वो भी संघर्ष किए, उनका भी बंगला खाली हुआ, आज हमारा बंगला खाली हुआ है। तो हमको भी मिलेगा। लोगों की लड़ाई में हो जाता है। नहीं, आगे भी हमको मिलेगा ऐसा अवसर। हमारे भी विधायक सांसद होंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। आप देखिए अभी आगे क्या क्या होता है। आपको नहीं लगता है कि शायद पशुपति पारस जी ने दूरदर्शिता नहीं देखी? जो घर में बंटवारा हो गया, पार्टी में बंटवारा हो गया, अगर दूर की सोचे होते तो ना ये बंटवारा होता, ना ये आज हालात बनते। अब देखिए, ये पारिवारिक विषय है, इस पर मेरा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पशुपति कुमार पारस जी और चिराग पासवान जी, ये बराबर इनके तरफ से बयान आते हैं, उनको आप देख लीजिए। इसमें मेरा बोलना कहीं से कोई उचित नहीं। आप भी चिराग जी के साथ तो रहे ही एक टाइम। ठीक है, उस समय हम थे, आज पशुपति कुमार पारस जी के लिए हैं। पूरे तन मन धन के साथ है जी, पारस जी के साथ जी। अभी है कि आगे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें भी कुछ है? नहीं, पारस जी हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। देखिए, जब पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय से पारस जी उंगली पकड़ के हम लोग को चलना सिखाए हैं। तो वो हमारे सम्मानित अभिभावक हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जो उनका मार्गदर्शन रहेगा, उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हम लोग एनडीए के साथ में हैं। कल को उनका जो नया आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। अभी आप पशुपति पारस जी के खेमे में हैं, कल चिराग पासवान जी की तरफ से ऑफर मिलेगा तो जाएंगे या फिर नहीं? ऑफर देखिए, ऑफर तो आते रहता है। अच्छा, अभी भी आपको मैं तो ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मेरे पास ऑफर आया था, चिराग पासवान जी आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन चूंकि पशुपति कुमार पारस जी के साथ में उनके सितारे बुलंद है, साथ जाते हैं। ठीक है, देखिए राजनीति में अप एंड डाउन लगता है, लगा हुआ रहता है।
लेकिन आदमी संघर्ष आप कीजिए। आपको नहीं लगता, क्योंकि पशुपति पारस जी का उम्र भी अब काफी हो चुका है, राजनीति देखिए मैच्योर नेता है, जो बात बोलते हैं वो उसके कई लंबी मायने राजनीति उनके साथ करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। नहीं, अभी वो स्वस्थ हैं और बहुत एक्टिव हैं। अब लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक रहेगा। देखिए सब कुछ ठीक रहना चाहिए, क्योंकि एक मानसिकता के लोग हैं हम लोग। तो जब गठबंधन में जब 2025 के लिए जब बात होगा तो सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपस में टकराएंगे तो रास्ते सबके खुले हुए होते हैं। चाचा भतीजे में कोई समझौते का कुछ गुंजाइश है कि नहीं? वो तो चाचा भतीजा आपस में तय कर लेंगे लोग, इसमें हमारा बोलना उचित नहीं है। अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा कि ये तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से अभी देश भर में जो विवाद खड़ा हुआ है अमित शाह के बयान पर, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही बिहार की सियासत में पासवान परिवार और दो पार्टियां, रालोसपा और लोजपा रामविलास, उनका भविष्य क्या है, अभी कौन सितारे किसके बुलंद हैं, तो पारस जी आगे क्या करेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।